वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस एंड चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 7। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीट कि लास्ट लेक्चर रहेगा प्रॉबली। थ्योरी का मेन पार्ट मतलब इसमें कवर हो जाएगा, फिर भी अगर छोटी मोटी चीज़ें बाद में कुछ ऐड करनी होंगी तो वो एज लाइक एडिशन बाद में ऐड की जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड है ना पूरी तैयारी पूरी। देखिए जब भी लेक्चर स्टार्ट करना है मेक श्योर कि आप अपने आप को मेंटली एकदम रेडी करके रखें, फ्रेश करके रखें, बिल्कुल भी आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए। थोड़े से अगर थके हुए हैं तो रेस्ट लेके लेक्चर देखिए, पर पूरी अटेंशन के साथ देखिए, ठीक है? तो आज के लेक्चर हम क्या-क्या कवर करेंगे? वी विल बी कवरिंग बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल या बेसिकली आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी उसकी बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम करने वाले हैं और भी बहुत सारी प्यारी-प्यारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स, राइट? तो अब ये एक ऐसा बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा आप सबको कि हम सभी इस फेज़ से गुज़रते हैं, ठीक है? अगर आप एक छोटी-सी चीज़ सोचना कि आपके पेरेंट्स की हॉबी क्या है? उनको क्या पसंद है? ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करते हैं, उनको बहुत पसंद है, वो करना चाहते हैं? क्या आपको ऐसी चीज़ों के बारे में पता है? अपने पेरेंट्स की हॉबीज़ उनको पूछिए कि उनको आपकी हॉबीज़ के बारे में पता है? आपको क्या पसंद है? आपका फ़ेवरेट कलर क्या है? तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम यू विल फाइंड कि हमें इन चीज़ों के बारे में जनरली पता नहीं होता, बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स की ज़िंदगी जब से बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स का सारा समय, सारी अटेंशन, सारा है ना जो पूरा का पूरा इवन एक्सपेंसेस हैं, इसीलिए करते हैं वो कि हमारे बच्चे एक अच्छी लाइफ जी सकें, अच्छी पढ़ाई उनको मिले, अच्छे संस्कार उनको मिलें, अच्छी सुख-सुविधाएँ उनको मिलें, है ना? सब कुछ उनको दे सकें। तो इस पूरे एपिसोड में या इस पूरे प्रोसेस में वो भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी कुछ इच्छाएँ थी, कुछ शौक थे, पर वो पेरेंट्स के शौक पीछे छूट जाते हैं। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें एंड कभी भी मैं भी ऐसे काफ़ी ये गलतियाँ करता हूँ, बट धीरे-धीरे मैं भी सीख रहा हूँ कि पेरेंट्स से कभी भी ऊँची आवाज़ में बात ना करें। ठीक है? हमेशा समझें कि एज के साथ-साथ धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप जल्दी से समझ जाएँगे चीज़ों को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट चेंजेज़ को, बट उनके लिए वो कभी-कभी डिफ़िकल्ट होगा और वो आपसे पूछेंगे। कभी-कभी हम थोड़ा-सा ऐसे हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि इतनी बेसिक चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ एंश्योर कि जब हम छोटे थे, तो हमें भी कुछ नहीं पता होता था, पर वो हमें हर चीज़ सिखाते थे, बताते थे, ठीक है? तो ऑलवेज़ उनके लिए समय निकालें, ठीक है? थोड़ा-सा प्यार से उनसे बात करें, हमेशा जब भी उनका फ़ोन आए, ठीक है? ऑलवेज़ अटेंड इट या मैसेज करके, ठीक है? मतलब कभी भी उनको ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए कि हमने जिन बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी, वो हमें आज इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको इस दुनिया में कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा जितना पेरेंट्स आपके करेंगे। चलिए, तो इसी प्यारे से थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो क्विक रिकैप एक बार देख लेते हैं कि पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हुआ है। देखिए लिगेंड्स की अगर हम बात करें, तो लिगेंड्स में जो बॉन्डिंग है एल टू एम, ठीक है? तो लिगेंड से मेटल में सिग्मा बॉन्डिंग। तो सिग्मा बॉन्डिंग करने वाले जो लिगेंड्स हैं लाइक अमोनिया, वाटर, इथाइलिन, डायमीन, ईडीटीए, ट्राइन एटसेट्रा। अब लिगेंड टू मेटल में, ठीक है? सिग्मा बॉन्डिंग प्लस मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल की पाई बॉन्डिंग। अब आप कहेंगे कि सर व्हाट इज़ दिस? यस, तो ये ऊपर जो केस है ये कह रहा है कि एक ही तरह की बॉन्डिंग भी होती है, एक ही तरह की, कि लिगेंड मेटल को डोनेट कर रहा है, दैट्स इट, सिग्मा बॉन्ड बन गया और वो वाले लिगेंड्स ये हैं। पर दूसरा केस ऐसा होगा जहाँ पर एक से ज़्यादा तरह की बॉन्डिंग होगी। मतलब लिगेंड से मेटल की सिग्मा बॉन्डिंग तो होनी ही होनी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा, पर उसके अलावा मेटल कहेगा कि यार लिगेंड ने मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो मैं भी इसको कुछ इलेक्ट्रॉन वापस से इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बनाता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मेटल से वापस लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएँ और वो जो बॉन्डिंग हो वो सिग्मा नहीं होगी, क्योंकि 1-2 एटम्स के बीच में या है ना 2 स्पीशीज़ के बीच में एक ही बार सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, 2 नहीं बन सकते। तो वो जो बॉन्डिंग होगी वो पाई होगी। तो वो मेटल से लिगेंड की तरफ से भी हो सकती है और लिगेंड टू मेटल भी हो सकती है। तो अब हम केस पढ़ रहे हैं जिसमें 2 तरह की बॉन्डिंग हो रही है, सिग्मा एंड पाई। तो इसमें देखिए केसेस, नाउ विथ सूटेबल वेकेंट ऑर्बिटल्स टू रिसीव बैक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, टू रिसीव बैक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सेंटर, कि मेटल लिगेंड को भेज रहा है, ओके? तो लिगेंड के पास खाली ऑर्बिटल होने चाहिए,
राइट, सुटेबल वेकेंट ऑर्बिटल्स टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सेंटर। तो इसमें सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर इनको कहा जाएगा। मतलब ये लिगेंड कैसे हैं कि हम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल को डोनेट करते हैं और पाई के थ्रू उससे वापस एक्सेप्ट करते हैं। तो सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर को बेसिकली एसिड भी कहते हैं। तो पाई एसिड लिगेंड जिनको कहा जाता है। इसमें कौन है, जैसे PR3 है, कार्बोनिल है, साइनाइड है, बाइपिरिडीन है, एल्कीन्स, बेंजीन, NO पॉजिटिव। तो ये आपके पाई एसिड लिगेंड्स आए। फिर कुछ लिगेंड ऐसे होंगे, राइट, विथ सूटेबल फिल्ड ऑर्बिटल फॉर पाई डोनेशन। जैसे ये वाला केस आपको मैंने कहा कि लिगेंड मेटल के साथ सिग्मा डोनेशन तो कर ही रहा था, ऐसा भी हो सकता है वो पाई बॉन्ड के थ्रू भी डोनेशन कर रहा हो। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के थ्रू डोनेशन करने के लिए फिर लिगेंड के पास एक्स्ट्रा सूटेबल फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, राइट। तो वो सिग्मा से भी डोनेट कर रहा है और पाई से भी डोनेट कर रहा है, डबल डबल डोनेशन कर रहा है। तो ऐसे हैं OH नेगेटिव, फ्लोराइड, आयोडाइड, ठीक, ऑक्साइड, सल्फाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, एटसेट्रा। तो ये सिग्मा प्लस पाई डोनर लिगेंड्स हैं, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काम आएगा अगर आप एडवांस की थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें ये काम आएंगी। Now, the pure sigma donor ligands and ligands with pi donor properties can stabilize the higher oxidation states of metal center. Now, this is very important. ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, pure sigma donor ligands and ligands with pi donor properties can stabilize the higher oxidation state. pi donor वाले कौन से थे, sigma and pi donor वाले, ये ligands, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। ठीक है, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल सेंटर को स्टेबलाइज कर पाते हैं। सच लिगेंड्स आर जनरली द वीक फील्ड लिगेंड्स। और आपने देखा भी होगा हेलाइड्स हैं जैसे कि सारे के सारे ये, तो हेलाइड्स आपके किस में आते हैं, दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स। जबकि मेटल जब कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मेटल का जब कार्बोनिल के साथ बॉन्ड बनता है तो मेटल अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है या लोअर या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है मोस्टली। तो कार्बोनिल्स में मेटल जनरली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। तो मतलब कार्बोनिल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी नहीं रखता, राइट, ऐसा बोल सकते हैं, यस, है ना। तो आप इससे एक और चीज़ भी समझ सकते हैं कि हाँ, ये वाले लिगेंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बॉन्ड बनाने में खुश रहते हैं क्योंकि उसको स्टेबलाइज करेंगे। पर कार्बोनिल जैसे लिगेंड जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और वो पाई डोनर नहीं है, वो पाई एक्सेप्टर है। कार्बोनिल पाई एक्सेप्टर है, साइनाइड पाई एक्सेप्टर है, तो ये जनरली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ही खुश रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कलर्स की बात हमने की थी, तो कलर्स का बेसिक हमने कर लिया था। तो कलर्स के लिए ये आपका कलर व्हील है, ठीक है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कॉपर का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है, तो कॉपर 6 वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव। जब एक्वस आप लिखते हैं तो एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब यही होता है कि ये मेटल आयन वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना के बैठा हुआ है। ओके, तो दिस एक्वस एक्चुअली मीन समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है उसका वो। तो देखिए ये प्लस अमोनिया, अब अमोनिया क्या होगा, अमोनिया बीइंग अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन वाटर, लिगेंड को रिप्लेस कर देगा। तो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड अपने से वीक लिगेंड को डिस्प्लेस कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 4 अमोनिया आ गए। अब ऐसा नहीं कि एकदम से 4 आ जाएंगे, फिर एक अमोनिया आएगा, एक वाटर को बाहर करेगा, फिर एक और आएगा, तो करते करते एक स्टेबल स्ट्रक्चर हमें ये मिला जिसका डीप ब्लू कलर है। तो याद रखें कि कॉपर अगर आपका CuOH2 मतलब वाटर के साथ आपका कॉम्प्लेक्स बना रहा है और आप अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो अमोनिया विल डिस्प्लेस वाटर। ठीक है, एक ये डीप ब्लू कलर बन गया। इस फॉर्मूला को और इसके कलर को याद रखें, पूछा जा सकता है। देन क्लोराइड के साथ करते हैं तो CuCl4, ठीक है, CuCl4 2 नेगेटिव ग्रीन कलर, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला और इसका कलर याद रखना है। एंड कोबाल्ट का COCl4 2 नेगेटिव, दिस इज लाइट पिंक, सॉरी इंटेंस, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, नॉर्मली कोबाल्ट के लाइट पिंक होते हैं, ये लाइट पिंक है और ये वाला आपका इंटेंस ब्लू है। ठीक है, चलो इन दोनों को कलर्स को भी याद रखना। ठीक है, ये कॉपर का यहाँ पे लाइट ब्लू है, दिस इज ऑल्सो लाइट ब्लू, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस लाइट ब्लू, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट .5H2O। ठीक है, तो वहाँ पर भी उसका वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेशन होता है बॉन्डिंग में, राइट। एंड अ फ्यू मोर रिएक्शंस, जैसे CuCl4 2 नेगेटिव इंटेंस ब्लू। अब HgCl2 प्लस वाटर के साथ आपने ट्रीट किया तो अगेन COOH26 2 पॉजिटिव प्लस HgCl4 2 नेगेटिव, ये लाइट पिंक। ठीक है, तो बस ये कलर्स आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। निकल का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है तो ब्राइट ग्रीन है, और अमोनिया के साथ बन गया तो वो इंटेंसली ब्लू। देन आयरन का वाटर के साथ ये कलर ऐसे है 3 पॉजिटिव है, पर SCN
थायोसाइनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका भी फॉर्मूला लिख लें, एक बार याद करें। तो ये मैं आपको इसलिए सिर्फ नोट्स में दे रहा हूँ ताकि आप इनको खुद लिख के अभी 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको खुद लिख के प्रैक्टिस करो, अदरवाइज नहीं रहेंगी, याद नहीं रहेंगी आपको चीज़ें ये। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 की जब आप बात करते हैं, CuSO4.5H2O, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, पहले भी आया था, रिसेंटली भी आया हुआ है कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 में कॉपर एक्चुअली कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली जुड़ा मतलब जैसे लिगेंड। तो ये देखिए यहाँ पे कॉपर बेसिकली क्या है, 4 वाटर है, तो 5 में से 4 वाटर ही एज ए लिगेंड काम कर रहे हैं और बाकी 2 बॉन्ड ये सल्फेट के साथ बना रहा है। तो ये जो पांचवा वाला वाटर है सर, वो कहाँ गया, वो ये है। ये वाला जो पांचवा वाला वाटर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक वाटर के साथ और एक तरफ ये सल्फेट के साथ। तो याद रखिए कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 के स्ट्रक्चर में कॉपर 4 वाटर और 2 सल्फेट के साथ जुड़ा है और पांचवा वाला वाटर मॉलिक्यूल एज एच बॉन्डिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। Now, CuNH3 6 2 positive exists in liquid ammonia but not in aqueous medium. Aqueous medium में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंपाउंड। वाई? सिर्फ लिक्विड अमोनिया में ही एग्जिस्ट करता है, एक्वस मीडियम में नहीं करेगा। बिकॉज इन द D9 सिस्टम ड्यू टू द JT डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, द अमोनिया प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट स्प्लिटिंग ऑफ EG लेवल्स, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे आपका D9 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से वहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे। तो एक्सियल कॉपर नाइट्रोजन बॉन्ड्स आर फर्दर वीकेंड, कि कॉपर के जो आपके 6 बॉन्ड्स थे इनको एक्सियल ले लेते हैं और इन 4 को इक्वेटोरियल ले लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो एक्सियल बॉन्ड है ये ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। ठीक है, रिपल्शन को कम करने के लिए लंबे हो जाएंगे और लंबे होने की वजह से ये इतने वीक हो जाएंगे कि ये हो सकता है इवेंचुअली टूट के लगी हो जाएं, या इन बॉन्ड्स को हम कंसिडर ही नहीं करें कि ये इतने वीक हैं कि ये है नहीं है, बात बराबर ही है। ठीक है, सो दे आर वीकन टू बी रिप्लेस्ड बाय सॉल्वेंट। तो CuNH3 6 2 पॉजिटिव में क्या होता है, वाटर में डालते ही वो जो एक्सियल 2 बॉन्ड थे अमोनिया वाले वो इतने वीक थे कि वो निकल गया और उसकी जगह वाटर आ गया, तो ये बन गया CuNH3 4H2 2 पॉजिटिव। तो इसको हम, इसलिए आपने नॉर्मली देखा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स होता है CuNH3 4 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स है जो वाटर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वाटर को हम वहां मेंशन नहीं करते। ये जो H2 है एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अगर करेक्ट तरह से लिखना हो तो ये होगा, बट इसको नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चे नॉर्मली सोचते हैं सर ऐसा क्यों, स्क्वायर प्लेनर सर कैसे हो जाएगा, ये 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसमें तो sp3 आना चाहिए। तो रीजन ये स्क्वायर प्लेनर इसलिए है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल से 2 बॉन्ड आपने तोड़ दिए तो फिर 4 बचे सिर्फ, और उसकी वजह से ये स्क्वायर प्लेनर हुआ। ठीक है, क्योंकि 2 जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एज ए लिगेंड दे आर वेरी वीकली हेल्ड। तो ये लॉजिक याद रखें, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ CuCl6 4 नेगेटिव, ये क्यों नहीं बनता, CuCl4 तो बनता है। तो सर अमोनिया के साथ 6 कंबाइन कर जाते हैं, चलो ठीक है, फिर वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से वीक होते हैं बॉन्ड। पानी 6 लिगेंड के साथ ये ज्वाइन कर जाता है कॉपर, क्लोराइड के साथ क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर रीजन है कि बिसाइड द जॉन टेलर इफेक्ट द स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ 6 क्लोराइड आयंस डजंट फेवर द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि क्लोराइड एक बड़ा लिगेंड है। ठीक है, तो वहाँ पर स्टेरिक फैक्टर भी आ गया और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई। तो इसलिए CuCl4 2 नेगेटिव ही एक फ्लैटेंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, CuCl6 2 नेगेटिव नहीं करता। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस की। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन वाले, मेटेलिक मीन्स मेटल, तो जहाँ पर कार्बन और मेटल का आपस में बॉन्ड बनता हो ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने काफ़ी पढ़े हुए हैं, जैसे कि अल्काइल लिथियम हो गया, अल्काइल जिंक हो गया, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे। तो अब इसमें हमारे पास मेनली 2 तरह की कैटेगरीज आती है, सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड, और फिर एक स्पेशल कैटेगरी आती है मेटल कार्बोनिल्स की। तो हम ज़्यादा फोकस हमारा मेटल कार्बोनिल्स रहेगा यहाँ पे, बट अभी आपको सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड में क्या क्या बेसिक सा फंडा है वो पढ़ लीजिए। देखिए सिग्मा बॉन्डेड क्या होते हैं, नाम से समझ आ रहा है सर जिसमें सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, तो कंटेन 1 और मोर मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे, लाइक RMgX, R2 जिंक, R2 जिंक में कार्बन का जिंक के साथ बॉन्ड होगा। CH3 4SN यहाँ पे कार्बन का टीन के साथ है, यहाँ पे कार्बन का एल्यूमिनियम के साथ है। ये TEL टेट्रा इथाइल लेड,
यहाँ कार्बन का लेड के साथ बॉन्ड है। तो ये आपकी सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स हैं। हमें इनको नहीं पढ़ना है यहाँ पे इस चैप्टर में, डोंट वरी, बट आपको पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। देन पाई बॉन्डेड में दे आर बिट टिपिकल। इसकी एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल है कि पाई बॉन्डेड में एग्जैक्टली क्या होता है, बट इसके एग्जांपल है यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जनरली एल्कीन्स के साथ, एल्काइंस के साथ, बेंजीन एंड अदर रिंग कंपाउंड। तो जनरली वहाँ पे पाई बॉन्ड रहता है, जैसे एल्कीन्स हो गए, एल्काइंस हो गए, बेंजीन हो गए, राइट। तो इसके एग्जांपल्स हैं जी सॉल्ट, फेरोसीन और डाई बेंजीन क्रोमियम, ठीक है, या बिस बेंजीन क्रोमियम, दोनों नाम बोल सकते हैं। और फिर आते हैं मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा हम मेटल कार्बोनिल की कहानी देख लेते हैं, फिर आगे जी सॉल्ट वगैरह उसके स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो देखिए, मेटल कार्बोनिल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बॉन्डिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और ये समझने में बड़ा आसान भी है, ठीक है। तो समझेंगे इसको, अच्छे से समझेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे, अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा स्ट्रेन तो रहता है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। अब जैसे कि बार इसको स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं ग्लासेस लगा लेता हूँ बिकॉज रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, उससे एक तो पसीना भी आता है और ऊपर से आइज़ के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेन अच्छा नहीं है, बिकॉज मैं सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठ के काम करता हूँ, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अफेक्ट करती है। देखिए, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आपको पता है कि जिसमें सारे सारे लिगेंड सेम होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड्स ओनली आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। तो कार्बोनिल जब भी आप कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ कार्बोनिल ही एज ए लिगेंड होगा। जैसे NiCO4 सिर्फ कार्बोनिल है, CrCO6 क्रोमियम के साथ सिर्फ कार्बोनिल है, FeCO5 Mn2CO10। तो मोस्टली ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं जिनमें एक ही तरह का लिगेंड होता है। तो दिस कार्बोनिल्स हैव सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। जैसे NiCO4 का टेट्राहेड्रल है, CrCO6 6 में तो ऑब्वियस बात है सर ऑक्टाहेड्रल ही होगा, FeCO5 सर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज प्रेफर्ड ज्योमेट्री। Mn2CO10 इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पहली बात इसमें ये पूछ सकता है कि मैंगनीज मैंगनीज के बीच में क्या डायरेक्ट बॉन्डिंग है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बीच में कार्बोनिल भी आ जाता है, तो कभी कभी कार्बोनिल बीच में एज अ ब्रिज काम करता है। तो यू मस्ट नो कि सर इसमें ब्रिज नहीं हो रहा, यहाँ मैंगनीज और मैंगनीज के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है। तो एक मैंगनीज के साथ 5 है, दूसरे के साथ 5 है, तो इस तरह से Mn2CO10, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोबाल्ट का, ठीक है, दिस इज CO2CO8, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को लेके दो स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पुरानी वाले एनसीईआरटी में डिफरेंट है, नए वाले रिवाइज्ड वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? ये दोनों स्ट्रक्चर, अब मुझे याद नहीं कि पुरानी वाले में कौन सा था, नए वाले में कौन सा है, पर एक में एनसीईआरटी में ये वाला स्ट्रक्चर है, एक में ये वाला है। आप बोलोगे सर सही कौन सा है? सही दोनों है, क्योंकि दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में इंटरचेंज होते रहते हैं। और डिफरेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है इन दोनों को जानना? क्योंकि इसमें पहले वाले स्ट्रक्चर में कोबाल्ट दोनों डायरेक्ट उनके बीच में बॉन्ड नहीं है, दो कार्बोनिल एज अ ब्रिज लिगेंड यूज हुए हैं यहाँ पे, जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रही है। तो ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसलिए किसी भी एक को मैं करेक्ट स्ट्रक्चर, एब्सोल्युटली करेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बोल सकता। तो ये चीज, ठीक है, समझ लेना। ओके, नेक्स्ट, तो अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो कार्बोनिल अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सिग्मा बॉन्डिंग तो होती है लिगेंड से मेटल की तरफ को, पर कभी कभी पाई बॉन्डिंग भी होती है। तो वो मेटल से लिगेंड भी हो सकती है और लिगेंड से मेटल भी हो सकती है। पर कार्बोनिल किस कैटेगरी में आता है? पाई डोनर है या पाई एक्सेप्टर है? तो हमने पढ़ा था कि सर वो तो पाई एक्सेप्टर है। तो पाई एक्सेप्टर होने के लिए कार्बोनिल के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, है ना, सफिशिएंट। नाउ, तो अब देखिए, सिर्फ कार्बोनिल ही ऐसा नहीं है जो इस तरह की बॉन्डिंग करता है, और भी है। साइनाइड है, NO पॉजिटिव, PF3, PR3, C2H4 एक्सेट्रा। तो these ligands not only donate the lone pair of electron to the central atom but also accept the electron cloud from the central atom in their low lying vacant orbitals. What does that mean?
कि ये लिगेंड मेटल को सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई तो करते हैं, उल्टा मेटल से भी वापस से रिसीव करते हैं पाई बॉन्डिंग के थ्रू। किन में? अपने लो लाइंग वेकेंट ऑर्बिटल। लो लाइंग मतलब कि लो एनर्जी वाले खाली ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो जिसका जैसे ये एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे कार्बोनिल जो है, अब कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है और वो बन रहा है एक सिग्मा बॉन्ड। ओके, और मेटल के पास, क्योंकि मेटल भी खाली तो नहीं बैठा है ना बेचारा, भूखा नंगा तो नहीं बैठा है, उसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल्स में, तो वो अपनी डी ऑर्बिटल्स के थ्रू पाई बॉन्डिंग कर रहा है। अब खास बात अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, क्या आपने इस डायग्राम में एक चीज़ नोटिस की कि मेटल अपने कौन से ऑर्बिटल्स को यूज़ कर रहा है? क्योंकि डी ऑर्बिटल तो हमारे पास डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक तो ये टाइप होता है, एक डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और एक डी जेड स्क्वेयर। पर ये वाले जो ये एंगल पे लगे हुए लोब्स हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कि मेटल का या तो डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी एक्स जेड, ये वाले ऑर्बिटल्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से एंगल पे होते हैं। और ये कार्बोनिल का ये पाई एंटी बॉन्डिंग, ध्यान से नीचे एक और डायग्राम है बहुत प्यारा, उसको दिखाऊंगा मैं। बेटा ये वाले जो लोब्स शो किए गए हैं कार्बोनिल के, ये ऐसे टेढ़े से क्यों हैं? ये पाई एंटी बॉन्डिंग है। तो पाई एंटी बॉन्डिंग इस तरफ को है, वो इस तरफ को है, दोनों के एक दूसरे की तरफ इंक्लिनेशन है, तो दे आर क्लोजर टू ईच अदर, जिसकी वजह से उनके बीच में ओवरलैपिंग काफ़ी आसानी से होगी, बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन रहा है। तो मेटल कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर रहा है, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। वैसे यहाँ पे PR3 का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इसमें भी ये सिनर्जिक बॉन्डिंग किस तरीके से हो सकती है। कौन सी बॉन्डिंग? सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना, मतलब ऐसे कि इधर से भी है, इधर से भी है, दोनों तरफ से है, तो पक्की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है यहाँ पे, राइट। अब ये वाला डायग्राम थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्यारा है इसका। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे भाग लेना चाहिए उस तरफ, राइट, थोड़ा सा। देखिए, तो यहाँ पे द मेटल कार्बन बॉन्ड इज द मेटल कार्बन पोजेसेस बोथ S एंड P कैरेक्टर। मतलब क्या हो इसका? बोथ S एंड P कैरेक्टर, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्डिंग दोनों हो रही है वहाँ पे। ठीक है, द MC sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into vacant orbital of the metal. The metal carbon pi bond is formed by donation of a pair of electrons from a filled d orbital to a vacant anti bonding pi orbital of carbon monoxide. ठीक है, this creates a synergic effect which strengthens the bond between carbonyl and metal. इसीलिए मेटल कार्बोनिल्स नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका ये बॉन्ड बहुत मजबूत है, क्योंकि दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे कार्बन से सिग्मा डोनेशन हो रही है। अब ध्यान देना, सिग्मा डोनेशन करते समय मेटल का कौन सा ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। वाई? क्योंकि बेटा सिग्मा बॉन्डिंग बनती है हेड ऑन ओवरलैप से। हेड ऑन ओवरलैप के लिए दोनों ऑर्बिटल बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए, अलॉन्ग द सेम एक्सिस होने चाहिए। तो अगर कार्बन का इस तरफ को ऑर्बिटल, तो मेटल का भी ऐसा होना चाहिए, तभी वो आमने सामने रहेंगे। ठीक है, तो मेटल के पास ऐसा अलॉन्ग द एक्सिस वाला ऑर्बिटल अच्छे ओवरलैप के लिए डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, राइट। और कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो थोड़े ऐसे होते हैं, एंगल पे होते हैं, तो उनके साथ ओवरलैप करना है, पाई बॉन्ड बनाना है, तो साइडवेज ओवरलैप करना है, एक्सियल तो नहीं चाहिए। साइडवेज के लिए फिर मेटल के ये एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, इन दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मेटल के ऑर्बिटल यहाँ पर कौन से यूज़ हो रहे हैं और कार्बन का कौन सा यूज़ हो रहा है। वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई, है ना, और मेटल का भरा हुआ होगा। अब यहाँ पर इन दो डायग्राम में कलर्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? कलर्स ये सिग्निफाई कर रहे हैं, यहाँ देखो मेटल वाले ऑर्बिटल्स में कोई कलर नहीं है, दैट मीन्स दे आर वेकेंट, दिस इज वेकेंट ऑर्बिटल, इसीलिए उसमें कलर नहीं है। ठीक है, जबकि कार्बोनिल वाला जो ब्लू कलर का है वो भरा हुआ है, तो लिगेंड जो है वो कार्बोनिल है, उससे मेटल की तरफ जा रहे हैं उसके खाली ऑर्बिटल में। यहाँ पे मेटल वाले ऑर्बिटल कलर्ड हैं, कार्बन वाले खाली हैं। ठीक है, इसलिए वो कोई कलर नहीं उनमें, तो यहाँ पे ये वेकेंट है। तो इसलिए एवरी सिंगल डिटेल काउंट्स, नॉट जस्ट कि डायग्राम देखे और चल आगे चलते रहे, नहीं, हर चीज़ पे ध्यान दें। नाउ अब देखिए, अब इसका अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें, उससे भी काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं
पहली बात। अब डायरेक्टली पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पे ही फोकस करिए। नीचे के एनर्जी लेवल्स नहीं शो किए हैं, जो रेलेवेंट है हमारे वही। कार्बन ऑक्सीजन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसलिए ऑब्वियसली बात है उनके एनर्जी लेवल्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, कार्बन का हायर होगा, ऑक्सीजन का लोअर होगा। तो कार्बन की 2p टू पी एक्स 2p y जो है वो हायर है, ऑक्सीजन के लोअर है। ठीक है, अब इससे क्योंकि ये 3 और 3 ये 6 ऑर्बिटल अगर मिलेंगे आपस में तो कितने जनरेट करेंगे? 6। तो 3 बॉन्डिंग कर लिए, 3 एंटी बॉन्डिंग कर लिए। अब इन 3 में एक सिग्मा है, जो बॉन्डिंग वाले थे, एक सिग्मा था और 2 पाई थे। क्योंकि पी जो है, एक पी ऐसा होगा वो आमने सामने ओवरलैप कर लेंगे, हेड ऑन ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और बाकी के जो 2 पी हैं वो साइडवेज ओवरलैप कर लेंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो एक सिग्मा बन जाएगा और 2 पाई बन जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा कार्बन का 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 ही होते हैं। और ऑक्सीजन की 2p में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन से एडजस्ट करना था, यहाँ पर हो गए। एंटी बॉन्डिंग में कोई गया क्या? नहीं, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसलिए कार्बोनिल वैसे भी काफ़ी स्टेबल है, ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा और 2 बॉन्ड पाई है, समझ आता है। अब बच्चों, ये नीचे के 3 ऑर्बिटल भरे हुए हैं, तो अब अगर इस कार्बोनिल को लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो कहाँ रखेगा? खाली ऑर्बिटल में। खाली ऑर्बिटल कहाँ है इसके पास? कौन सा खाली ऑर्बिटल है? आप बोलोगे सर ये ऊपर की खाली तो है। अच्छा, जो खाली है, यस। तो खाली में सबसे पहले कौन भरा जाता है? सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला, ये वाले, यस। इसीलिए इसीलिए जो मेटल से डोनेशन आएगी वो पाई एंटी बॉन्डिंग में जा रही है। रीजन है, ऐसे नहीं सर पाई एंटी बॉन्डिंग में क्यों चला गया सर, किसी और में क्यों नहीं गया? बिकॉज इसके ऊपर यही है सबसे पहले खाली, यही भरेगा, ये भरेंगे, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की बारी आएगी। ठीक है, समझे? ये बात समझे ना? तो द 3 सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल सर्व्स एज अ वेरी वीक डोनर एंड द पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक्ट्स एज एक्सेप्टर। इस स्टेटमेंट को आप समझ पा रहे? 3 सिग्मा ऑर्बिटल, ये वाला, ठीक है, इज अ वेरी वीक डोनर। व्हाई वीक डोनर? बच्चे, सिग्मा बॉन्ड एक तो वैसे बहुत स्ट्रांग होता है, ऊपर ये से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो एनर्जी में ऑलरेडी लो है और स्टेबल है। तो तुम इसको बोलोगे कि अपने इलेक्ट्रॉन्स हमें दे दे, तो ये क्या खुश होगा? नहीं, ये बोलेगा यार मेरे बहुत स्टेबल है, एक तो वो सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर से वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले हैं, क्यों दूं मैं? इसीलिए उनको देने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो उसके हिसाब से ये वीक डोनर है। ठीक है, और पाई एक्सेप्टर है और एक्सेप्ट करता है पाई एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, और आसानी से कर लेता है, क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाला कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं एनर्जी में, बहुत ऊंचा होता तो दिक्कत होती कि यार इतने हाई लेवल पे डोनेट करना है, अनस्टेबल होगा ज़्यादा। एंटी बॉन्डिंग वैसे भी अनस्टेबल होते हैं, पर अगर इस लेवल की जाए थोड़ा और ऊपर होते तो थोड़ा और अनस्टेबल हो जाते, है ना? कंपेरेटिवली फिर भी थोड़े से नीचे हैं बेचारे, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, नाउ तो ट्रीट द लोन पेयर ऑन द कार्बन एटम एज अ लुईस बेस, ये वाला डोनेट किया जाता है मेटल को। ठीक है, तो ये आपका बेस हुआ बेसिकली। ठीक है, एंड एम्प्टी कार्बोनिल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एज लुईस एसिड, इनमें एक्सेप्ट करना है तो ये आपके लुईस एसिड हुए। ठीक है, कहानी समझ आ गई? चलिए, ये डायग्राम ये भी है। ये डायग्राम बेसिकली क्या है? ये सेम है, कार्बोनिल का, साइनाइड का और एनओ पॉजिटिव का, ये तीनों क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से आप सिमिलर डायग्राम इनके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये 3 जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इन 6 ऑर्बिटल्स को, तो इन तीनों की बॉन्डिंग काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। कार्बोनिल की समझ गए तो साइनाइड की भी बिल्कुल वैसी ऐसी कंपेरेबल होगी। तो मैनी लिगेंड्स हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू द फील्ड ऑर्बिटल दैट होल्ड्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डोनेटेड टू द मेटल। फॉर एग्जांपल अ लिगेंड सच एज साइनाइड, NO पॉजिटिव एंड CO, CN नेगेटिव, NO पॉजिटिव एंड CO हैज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंजमेंट लाइक दैट। ठीक है, तो एक ही बॉन्डिंग को समझ लिए तो ये तीनों की बॉन्डिंग सिमिलर ही होगी। तो ये यहाँ पे साइनाइड वाला एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि साइनाइड साइनाइड वाला केस में क्या हो रहा है? ये दिस इज एक्सेप्टेंस, ये मेटल के थ्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये वो वाला एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, द एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन। इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, कि कार्बन ने मेटल को दिया, वो तो उसका क्या था? तो उसका, उसकी ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था कि देना मुझे मेटल को, तो वो मैं लिगेंड हूँ, मेटल को डोनेट करना है। मेटल से जो वापस आ रहा है दैट इज कॉल्ड बैक डोनेशन, तो इसको एक तरह से बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बैक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी
ओवरऑल बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो एज द एक्सटेंट ऑफ द बैक डोनेशन इंक्रीजेज द मेटल कार्बन बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली बात है छोटा होता जाएगा। समझे? अब एक चीज़ आपको एक और बताता हूँ। तो अब मैं यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना रहा, जस्ट नॉर्मल बॉन्ड बना के ही इसको आपको दिखा रहा हूँ, MCO। बच्चों जैसे जैसे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा बैक बॉन्डिंग की वजह से, कार्बन और ऑक्सीजन का फिर बॉन्ड वीक होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन बोल रहा है कि बॉस मेरे पास एक लिमिटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या तो मैं मेटल के साथ शेयर कर लूँ या फिर मैं ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लूँ, मैं दोनों के साथ नहीं कर सकता ना यार। अगर मेटल की तरफ मेरा रुझान बढ़ता है, मुझे लग रहा है कि मेटल के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी और मैं उसकी तरफ ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग करना शुरू कर दूँ, तो फिर ऑक्सीजन के साथ मुझे बॉन्डिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, तो ये वाला बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो जैसे जैसे मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता जाता है वो छोटा होता जाता है, तो फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होता जाएगा और लंबा होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी लॉजिकली समझें। ठीक है, लिखना तो साथ में लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, एज द एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन इंक्रीजेज द मेटल कार्बन बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, द सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द फॉर्मूला MCN6 3 नेगेटिव। यहाँ पर मेटल आपका कौन कौन हो सकता है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब चार्ज को छोड़ो कि 3 पॉजिटिव है क्या क्या है। ठीक है, ये D3 है, D4 है, D5 है, D6 है। ओके, ठीक है, द मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर, ध्यान देखना ये क्या हो रही है, घटती जा रही है। बॉन्ड लेंथ घटती जा रही है मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या हो रही है? बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, बॉन्डिंग क्यों स्ट्रांग हो रही है? इस भाई के पास D3 है, ओके, इन भाई साहब के पास D4 है, यहाँ D5 है, यहाँ D6 है। ठीक है, तो होगा क्या, क्या होगा, क्या क्या समझ आ रहा है इससे? अरे भैया जब d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज़्यादा, तभी तो उनको बैक डोनेशन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। मेटल लिगेंड को वापस से तो तब देगा ना जब उसके पास खुद होंगे। तो D3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन D4 हैं, 4 हैं। ये बोल रहा है मेरे पास एक और है, एक्स्ट्रा है। ये बोल रहा है मेरा तुमसे भी एक ज़्यादा है। तो जैसे जैसे मेटल के पास अपने डी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ बैक डोनेशन भी बढ़ेगी। तो द एक्सटेंट ऑफ बैक डोनेशन इज ग्रेटर व्हेन देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल दैट कैन बी डोनेटेड। अब एक क्वेश्चन, क्या सर ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, वो भी पड़ेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये एक फैक्टर हुआ, और भी फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं कि मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी स्ट्रांग होगी कितनी नहीं। नाउ ऑब्वियसली देयर वुड बी नो बैक डोनेशन फ्रॉम स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के बाद D0 है, डी में है नहीं इलेक्ट्रॉन्स, वो बेचारा बैक बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा। तो स्कैंडियम के साथ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग इस तरह की नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये आई थिंक पूरी कहानी आपको पढ़ के समझ भी आ जाएगी। नाउ व्हेन स्पेक्ट्रल स्टडीज, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, just additional. When spectral studies are conducted to see how different ligands function as pi acceptors, it is found that the ability to accept electron density के अच्छे अच्छे पाई एक्सेप्टर कौन से हैं? NO पॉजिटिव बहुत बढ़िया है, फिर कार्बोनिल है, फिर PF3 है, फिर ये तो शायद आपको उतनी ज़रूरत ना पड़े, पर ये 3 हैं, हो सकता है इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या एडवांसमेंट के बारे में कुछ पूछ ले। तो पाई एक्सेप्टर की भी एक ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा इच्छुक कौन है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन है पाई एक्सेप्टर लिगेंड बनने में। ठीक है, अब एक टर्म आपने बुक्स पढ़ी होंगी या कुछ नोट्स पढ़े होंगे, उनमें लिखा होता है कभी कभी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ कहानी दी होती है। अरे ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में हमारे वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, इससे सिर्फ इतना पता लगता है, इट मेजर्स द एनर्जी टू स्ट्रेच द बॉन्ड अलॉन्ग बॉन्ड एक्सिस। अरे भैया बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसके हिसाब से उसको स्ट्रेच करने के लिए जो जोर लगेगा वो अलग अलग होगा। बात मानते हैं आप, है ना? राइट, देखो, तो इट मेजर्स द एनर्जी टू स्ट्रेच द बॉन्ड। भैया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी, राइट, है ना? यस, ठीक है, अब देखना, तो CO बॉन्ड वाइब्रेट्स अराउंड 2143 पर सेंटीमीटर इन द गैस स्टेट। व्हाट इज दिस पर सेंटीमीटर?
अरे एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा पढ़ा हुआ है आपने? तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, है ना, 1 अपॉन लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1 अपॉन लेमडा की यूनिट्स क्या हो जाएंगे? पर सेंटीमीटर आ जाएंगे, राइट। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो मतलब एनर्जी हाई है। तो कार्बोनिल जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये है। तो ऐसे समझ लो उसको इतनी एनर्जी लगती है स्ट्रेच करने में, तो ये उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। ओके, जब बैक बॉन्डिंग शुरू होगी तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होगा, ऑब्वियसली बात है होगा। अगर वीक होगा तो ये उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाउन जानी चाहिए या बढ़नी चाहिए? अरे सर वीक होगा तो ऑब्वियसली डाउन जानी चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल देखिए, तो इफ द सिनर्जेटिक bonding model is valid, then we would expect the length and the strength of carbon oxygen bond to be affected. That is true. तो it should vibrate at a lower frequency now. देखिए क्या ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा में? यस होता है। देखिए NaCO4 की 2057 है, FeCO5 की 2034 है, सभी 2143 से कम है सारी वैल्यूज। पर इन वैल्यूज में भी देखना ध्यान से एक बार, अगर इन तीन वैल्यूज को मैं देखूं, मान लीजिए आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों यहाँ पे, ये 2 नेगेटिव, तो आयरन यहाँ पे 2 नेगेटिव में, ये 1 नेगेटिव तो कोबाल्ट यहाँ 1 नेगेटिव में, क्योंकि कार्बोनिल पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, और यहाँ निकल 0 में है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आयरन Fe2 नेगेटिव में है, यहाँ कोबाल्ट 1 नेगेटिव में, यहाँ निकल 0 में है। अब आपके दिमाग में पहली चीज़ आएगी, क्या सर मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है? हाँ कर सकता है। कम इस तरह के आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, पर होती है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, एनायन बनता है। ये 70-90 है, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है ये। दैट मीन्स इसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे वीक है, तो मतलब इसका मेटल कार्बन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, तो मतलब इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे बढ़िया हुई है। तो बेस्ट सिनर्जिक बॉन्डिंग यहां पे हुई है इन तीनों एग्जांपल्स में। ऐसा क्यों? अब देखना, 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, 0 है। ओके, अब आपकी लॉटरी लगी है, तो तुम दोस्तों को पार्टी देने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे कि नहीं? मतलब अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से पार्टी देने का मन करेगा? मुझे तो नहीं लगता। बट अगर आपको लग रहा है कि इसे लॉटरी लगी है, बहुत पैसा आया है, तो पार्टी देने की इच्छा आराम से होगी, राइट। Fe2 नेगेटिव बोल रहा है मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो बैक डोनेशन करना तो मेरे लिए इज़ लाइक, मैं तो चाहूँगा कि यार लेके जाओ, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो इसकी बैक बॉन्डिंग करने की जो टेंडेंसी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। कोबाल्ट बोल रहा है मेरे पास 1 नेगेटिव है, चलो थोड़ी बहुत मैं भी कर लेता हूँ, उतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी नहीं होगी। निकल बोलेगा भाई मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास तो जेब से लगेंगे जो भी लगेंगे, तो मैं उतनी अच्छी नहीं कर पाऊंगा, तो ये उतनी अच्छी नहीं करेगा। इसीलिए सबसे अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग है इसमें हो रही है, उसके बाद इसमें हो रही है, उसके बाद इसमें हो रही है। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से आप ये आइडिया लगा सकते हो, जितनी कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब मेटल कार्बन के बीच में उतनी अच्छी बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 3-4 एग्जाम्पल देखने हैं ध्यान से। ये M1 पॉजिटिव है, क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वेनेडियम V नेगेटिव में है, और टाइटेनियम Ti2 नेगेटिव में है। ठीक है, टाइटेनियम में जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 2, तो वो बैक डोनेशन बहुत अच्छे से करेगा। यस, तो अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि चार्ज का क्या असर पड़ता है, मेटल के ऊपर क्या चार्ज है। तो बेटा टाइटेनियम क्योंकि बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा, तो मेटल कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, वहाँ पे मेटल कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। सॉरी फॉर द स्लाइट इंटरप्शन। देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे टाइटेनियम 2 नेगेटिव जो है सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो कार्बोनिल सबसे वीक हो जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल पूछा गया, कार्बन ऑक्सीजन की सबसे कम होगी यहाँ पे, राइट, इट मेक सेंस। जबकि ये वाला जो मेटल है ये 1 पॉजिटिव में है, ये बोल रहा है मेरे पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो मैं बैक डोनेशन उतनी अच्छी से क्यों कर पाऊंगा, मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज में हूँ, शॉर्टेज है मेरे पास, तो इसलिए इसकी बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे कार्बोनिल रिलेटिवली सबसे स्ट्रांग होगा इन चारों में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मेटल के ऊपर चार्ज देख के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और इन दिनों में देखो, ये वही एग्जाम्पल हो गया, ये वाला जो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया।
तो ये कुछ और वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ याद नहीं करनी है, वैल्यूज़ से आप समझ सकते हैं कि किस केस में क्या होगा, कहाँ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, कहाँ बॉन्डिंग वीक होगी। नाउ अब दीज आर द केसेस ऑफ, मैं कहता ना कि ऑर्गेनोमेटेलिक में सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, पाई बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स हैं। जी सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो KPtCl3 ईटा 2 C2H4, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लेटिनम है वो तीन तरफ तो क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है और एक तरफ इथीन, यस कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो एज ए लिगेंड काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है ये C2H4, तो इसकी ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा तो बॉन्डिंग के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे दिया है, किस तरह से कार्बन कार्बन के बीच के जो एंटी बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग, उसके साथ यहाँ पे प्लेटिनम के जो डी ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके थोड़ी बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। पाई बॉन्डिंग जो हो रही है वो इस तरह से हो रही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गया, इसको अच्छे से कर लें, लिख के प्रैक्टिस कर लें, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। देन नेक्स्ट इज फेरोसिन एंड बिस बेंजीन क्रोमियम। फेरोसिन और बिस बेंजीन क्रोमियम को सैंडविच कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्यों? Fe2 पॉजिटिव बेचारा यहाँ दोनों रिंग्स के बीच में फंसा हुआ है, यहाँ क्रोमियम दो बेंजीन के बीच में फंसा हुआ है, इसलिए इनको सैंडविच कंपाउंड या सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो फेरोसिन इज Fe ईटा 5 C5H5। व्हाट इज दिस C5H5? दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ये ऐसे दो हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ठीक है। C5H5 2 ईटा मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया वो शुरू में। तो ये फेरोसिन जो है ये थर्मली स्टेबल है और ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर की प्रेजेंस में, ये इसकी एक प्रॉपर्टी याद रखें। और क्रोमियम में यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, तो ईटा 6 C6H6, ऊपर भी बेंजीन है नीचे भी बेंजीन है, बस स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट कम्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अभी करें, चलो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है। डन। तो आई होप यहाँ तक कि जितना पढ़ा उसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, लिख लो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे बात करेंगे और फिर क्वेश्चन आपको दूंगा मैं होमवर्क के लिए, बस। और उसके बाद एक कंप्लीट DPP पूरे चैप्टर पे मोस्ट रिसेंट ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम करेंगे। उससे हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि इमीडिएट प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट कैनवस क्लासेस एंड पढ़ते रहिए थैंक यू।